गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा जजमेंट शेयर करने जा रहा हूं जो कि केरला हाई कोर्ट का है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के केस में। लेकिन इस जजमेंट के फैक्ट्स को डिस्कस करने से पहले मैं इस डिस्कशन की शुरुआत एक क्वेश्चन से करूंगा, और वो क्वेश्चन है कि क्या स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट के द्वारा किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को ओवरराइड किया जा सकता है? क्या हमने कोई लॉ में चेंज किया और उसके बेस पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल है उसको हम ओवरराइड कर दें? ऐसा ही हुआ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के केस में, जिसमें जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने मेंबर्स को जो सर्विसेज दे रही थी या जो सप्लाई किसी तरीके का गुड्स होता है वो कर रही थी ड्यूरिंग सेमिनार्स वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं जो एसोसिएशन से अपने मेंबर को, तो उसको जीएसटी में टैक्सेबल किया गया। और टैक्सेबल कैसे किया गया कि जीएसटी में सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए, सेक्शन 217 क्लॉज ई एंड सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज AA, जिसके द्वारा अगर कोई क्लब या एसोसिएशन अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज देता है या सप्लाई ऑफ गुड्स करता है तो उसको जीएसटी में टैक्सेबल माना जाएगा। अब इसी बेस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रहा था उसको टैक्सेबल किया गया जीएसटी में। इसके लिए ये मैटर जब केरला हाई कोर्ट पहुंचा तो केरला हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर हम बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ जीएसटी लॉ निकालें कि सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई और सर्विसेज में अगर बेसिक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से समझा जाए सप्लाई के कॉन्सेप्ट को, तो ये दो लोगों की ज़रूरत मानता है, एक सर्विस प्रोवाइडर और एक सर्विस रेसिपेंट। यानी कि एक प्रोवाइडर होना चाहिए, एक रेसिपेंट होना चाहिए, एक सप्लायर होना चाहिए, एक रेसिपेंट होना चाहिए। लेकिन क्लब, एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में ऐसा नहीं होता है। ऑल्दो जो क्लब होती हैं या सोसाइटीज़ होती हैं या एसोसिएशंस होते हैं वो एक लीगल एंटिटी होते हैं, अलग लीगल एंटिटी होती है और वो मेंबर से अलग एक अपना लीगल इम्प्रेशन रखती है। लेकिन वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या क्लब हैं या एसोसिएशन है वो मेंबर से अलग नहीं है, वो मेंबर्स के एजेंट के रूप में काम करती हैं। सेम इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी थी कलकत्ता क्लब लिमिटेड के केस में। इससे पहले भी इंडियन यंग मैन एसोसिएशन के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेम इंटरप्रिटेशन दी थी, जिसको लेटर ऑन झारखंड हाई कोर्ट ने रांची क्लब लिमिटेड के केस में फॉलो किया था। यही कहा था कि देखिए, ऑल्दो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या क्लब्स हैं या एसोसिएशन है वो मेंबर से अलग एक लीगल एंटिटी रखती हैं, लेकिन वो मेंबर और जो सोसाइटी या क्लब है या एसोसिएशन है वो अलग नहीं है। जो सोसाइटीज़ हैं या क्लब हैं या एसोसिएशन है वो मेंबर्स के एजेंट के रूप में ही काम करते हैं। बोथ आर द सेम थिंग। तो जो जीएसटी का जो एक जीएसटी में जो आपने अमेंडमेंट करके जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रिंसिपल है उसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सप्लाई के लिए 2 पर्सन का होना ज़रूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी को एक्सेप्ट करता है, ये उसी का प्रिंसिपल है। तो इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजंस यंग मैन इंडियन एसोसिएशन को ध्यान में रखते हुए, कलकत्ता क्लब लिमिटेड के डिसीजन को ध्यान में रखते हुए, और इसके अलावा जैसे कि रांची झारखंड हाई कोर्ट का डिसीजन रांची क्लब लिमिटेड जो केस में दिया गया उसको ध्यान रखते हुए केरला हाई कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के केस में कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी को रिकॉग्नाइज किया और कहा कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रही है और या सप्लाई ऑफ गुड्स कर रही है वो जीएसटी के लिए लाइबल नहीं होंगे, और सारी की सारी डिमांड ड्रॉप की गई। उम्मीद करते हैं कि ये जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, ये जो केस लॉ शेयर किया, ये आपके लिए कुछ ना कुछ काम आएगा। अगर आपको हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन से कोई फ़ायदा होता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।